गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अच्छा, अभी मैं 5 मिनट के लिए इनेबल कर रहा हूँ चैट बॉक्स। आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए 5 मिनट बस। ठीक है। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी सबने अटेंडेंस दे दिया है। हाँ, टोटल 36 हो गए। ठीक है। चलिए फिर अभी स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कैपिटल बजटिंग में जो टेक्निक्स हैं उसको डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे मैंने बताया था नॉन डिस्काउंटिंग एंड डिस्काउंटिंग मेथड्स। तो अभी नॉन डिस्काउंटिंग तो दोनों मेथड्स हो गए थे। सैटरडे को वैसे ज़्यादा लोग नहीं थे, फिर भी ठीक है। आप लोग वीडियोस में अपलोड कर दूंगा आज, वो देख लीजिएगा आप लोग जिन्होंने मिस कर दिया। ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्काउंटेड मेथड, जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब अ, जो आपके सिलेबस में है वहाँ पर केवल डिस्काउंटेड मेथड्स ही सिलेबस में दिए गए हैं, नॉन डिस्काउंटेड मेथड नहीं बताया गया है। फिर भी जैसे कि मैंने बताया था कि जो आपका पे बैक पीरियड मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा डिस्काउंट, नॉन डिस्काउंटिंग मेथड और डिस्काउंटेड मेथड। नॉन डिस्काउंटिंग डिस्काउंटिंग से मतलब है जब आप जो भी आपका कैश फ्लो है, यानी कि जो आपका कैश इनफ्लो है, जो पैसे आपको फ्यूचर में मिल रहे हैं, उसकी आज जो वैल्यू कम होगी। ठीक है। मगर नॉन डिस्काउंटिंग मेथड में हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि वैल्यू उतनी ही होगी। ठीक है। इसको डिस्काउंट नहीं करते हैं। मतलब अगर 10,000 रुपये आज से 5 साल बाद मिल रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि आज भी जो पैसा मुझे 5 साल बाद मिल रहे हैं उसकी वैल्यू आज भी वही 10,000 रुपये ही होगी। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग डिस्काउंटेड मेथड की बात करें तो यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाता है। ठीक है। यही डिफरेंस है दोनों में, दोनों मेथड्स में। यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं। जो पैसे आज मैं इन्वेस्टमेंट लगा रहा हूँ, ठीक है, उसको तो पता है कि मुझे अगर आज मैं एक 10 लाख रुपए लगा रहा हूँ तो आज उसकी वैल्यू 10 लाख ही है। ठीक है, आज ही तो लगा रहा हूँ। लेकिन जो फ्यूचर में मिलने वाले हैं पैसे मुझे, उसकी वैल्यू आज कितनी है, उसके लिए मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो फिर मैं कंपेयर करूंगा, उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, और फिर मैं कोई डिसीजन लूंगा कि मुझे उधर इन्वेस्ट करना चाहिए उस प्रोजेक्ट में या फिर नहीं। यही है आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। तो उसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड methods evaluate the proposals on the basis of cash flow in the different periods. Timing of such cash flows are, ये प्रॉब्लम एक है। मैंने 1000 बार बोला आप लोग टाइम पे आ जाया करो। आज मैं खुद ही लेट था क्योंकि मीटिंग हम लोग, मतलब आज मीटिंग हो रही थी, इस वजह से मैं लेट खुद ही हो गया हूँ। मगर आप लोग को तो और लेट होना है। ठीक है, आज मैं खुद ही 10 मिनट लेट हूँ। मैं फिर भी, अभिषेक कुछ प्रॉब्लम है? Yeah, sir, can you please disable the chat for a minute? I have not put my attendance. I'm very sorry, sir. इनेबल 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 करो ना, डिसेबल तो Sorry, नहीं। sorry. Enable. Yeah, enable. हाँ, करो करो करो। ठीक है, मैंने इनेबल कर दिया। You may close it now, sir. Thank you so much. ओके ओके। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिस्काउंटिंग मेथड्स, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड्स। नेट, एनपीवी,
बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आज ही नहीं, मतलब कि ये इस सेमेस्टर के लिए ही नहीं, ये अगले सेमेस्टर में अगर आप फाइनेंस ऑप्ट कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। ये सब हम लोग आगे यूज करने वाले हैं, जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर आप लोग आगे फाइनेंस ऑप्ट करने जा रहे हो, और उधर जो सिक्योरिटी एनालिसिस पेपर है, उधर फाइनेंशियल डेरिवेटिव एक पेपर है, उधर वर्किंग कैपिटल एक पेपर है, तो ये भी जो भी सब्जेक्ट्स हैं, इनके यहाँ पर आपको ये सारे मेथड्स उधर ज़रूरत लगेंगे। चाहे वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कंपाउंडिंग मेथड हो, या जो है जो दूसरे मेथड्स है, या फिर आपके डिस्काउंटिंग मेथड्स में आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में एनपीवी है, आईआरआर है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, ये सारी चीज़ें हम लोग उधर यूज़ करने वाले हैं मेथड्स। हाँ, अदिति बताइए क्या प्रॉब्लम है? सर चैट इनेबल, सर अभी मैं ज्वाइन कर किया दूँगा, मैंने मैं एक्चुअली। कर दूँगा एक बार, ठीक है? जब क्लास एंड होगी अब मैं ओके कर सर, दूँगा, ठीक है? ओके सर। और तो एनपीवी, आईआरआर और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पीआई, ये 3 मेथड्स है। सबसे पहले देखते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। एनपीवी नाम से ही पता लग रहा है कि हम लोग को यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। जो पैसे मुझे फ्यूचर में मिल रहे हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है? तो द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड इज अ मॉडर्न मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। दिस मेथड टेक्स इनटू कंसीडरेशन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, and attempt to calculate the return on investment by introducing the factors of time element। ठीक है, यहाँ जो टाइम एलिमेंट जो फैक्टर है उसको कंसीडर करते हैं कि मतलब जो पैसे मुझे फ्यूचर में मिलने वाले हैं उसकी आज क्या वैल्यू है, या जो पैसे मैं जो फ्यूचर जो पैसे मैं सपोज फ्यूचर में इन्वेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है, तो उसकी जो है आज क्या वैल्यू है। इस तरह से मतलब कि हम लोग टाइम जो एलिमेंट है उसको कंसीडर करते हैं। इट रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट अ रूपी अर्न टुडे इज वर्थ मोर देन द सेम रूपी अर्न टुमारो। ठीक है, जो पैसे आप आज मिल रहे हैं उनकी वैल्यू ज्यादा होगी अगर आप वही 1 रुपए आपको एक दिन बाद या 4 दिन बाद या 1 साल बाद मिल रहा है, उसकी वैल्यू कम होगी। The net present value of all inflows and outflows of each occurring during the entire life of project is determined separately for each year by discounting these flows by the firm's cost of capital and predetermined date। चलिए, तो ये इसका फॉर्मूला है। अभी फॉर्मूला भूल जाओ, ठीक है? अभी वो हम लोग जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसको भूल जाओ। जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो इसको बस समझने की कोशिश करो, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? और अभी देखिए अभी टाइम बहुत हो चुका है, तो अभी अगर किसी को एंट्री लेनी है आप लोग चाहे मैसेज कर दीजिए, तो वो पहले मुझे ग्रुप मैसेज करे इधर, क्योंकि मैं अभी रिस्क नहीं लूंगा, अभी मैं किसी को एंट्री नहीं दूंगा। तो अगर कोई मैसेज करेगा फिर मैं एंट्री दूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। हाँ, ठीक है। तो एनपीवी यहाँ पे देखिए, जो ऊपर जो फॉर्मूला लिखा हुआ उसको अभी ध्यान दो, नीचे वाला जो है अभी उसको भूल जाते हैं। जब वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तब वो समझ में आएगा। यहाँ पे क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, बस यही काम करना है, ठीक है? और अगर आपका ये एनपीवी यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू इज मोर देन जीरो, मतलब मोर देन जीरो, अगर जीरो से ज्यादा है एनपीवी, आप वो प्रपोजल वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लोगे। सिंपल सा रूल है, ठीक है? अगर एनपीवी यानी नेट प्रेजेंट इफ नेट प्रेजेंट वैल्यू इज लेस देन जीरो, यानी कि लेस देन जीरो यानी माइनस में है, निगेटिव है, या फिर ठीक है, उस कंडीशन में आप उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है? और इफ एनपीवी इज इक्वल टू जीरो, अगर बराबर है तो फिर इनडिफरेंस है, मतलब इधर उधर दोनों तरफ का आप डिसीजन ले सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है? तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आपका एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर आपका जीरो से ज्यादा है, इसका मतलब कि आपका इनफ्लो कैश इनफ्लो ज्यादा है आपके कैश आउटफ्लो से, ठीक है? तभी तो जीरो से ज्यादा है, ठीक है? तो उस कंडीशन में अगर आप कुल मिला के हम लोग कंपेयर करते हैं इनफ्लो और आउटफ्लो को, ठीक है? और इनफ्लो मतलब पैसे जो आपके पास आ रहे हैं, आउटफ्लो मतलब पैसे जो आपको इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। अगर जो पैसे आ रहे हैं आपके पास वो ज्यादा अमाउंट है, ठीक है, वो आउटफ्लो से ज्यादा है, ठीक है, तो आप वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करोगे।
अगर अगर जो इनफ्लो ज्यादा होगा तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। तो अगर इनफ्लो कम है तो इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है, फिर आप इस प्रोजेक्ट के लिए क्यों जाओगे? ठीक है, तो सिंपल सा रूल है, इफ एनपीवी इज मोर देन जीरो एक्सेप्ट द प्रपोजल, इफ एनपीवी इज लेस देन जीरो रिजेक्ट द प्रपोजल, इफ एनपीवी इज इक्वल टू जीरो इंडिफरेंस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग को करना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में वही सारी चीजें होंगी, आउटफ्लो दिया होगा, इनफ्लो दिया होगा, आपको क्या करना। आउटफ्लो का तो पता है, अगर मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उस अमाउंट का वैल्यू आज उतनी ही होगी, लेकिन जो इनफ्लो है, जो पैसे मुझे फ्यूचर में मिल रहे हैं, मुझको बस केवल उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है और दोनों का डिफरेंस देखना है कितना है, बस यही काम करना है एनपीवी। जैसे ये एग्जांपल दिया गया है, कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर स्मॉल साइज्ड प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20,000, यानी कि 20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट है। इस प्रोजेक्ट का टोटल जो इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, वो 20,000 रुपए है, एंड विच प्रोवाइड नेट कैश इनफ्लो फॉर ऑफ 6,000 ईच ईयर फॉर 6 years। ठीक है, 6 साल तक आपको 6,000 रुपए मिलने वाले हैं इस प्रोजेक्ट से। 20,000 रुपए आपको आज इन्वेस्ट करना है और नेक्स्ट 6 years तक आपको 6,000 रुपए हर साल मिलने वाले हैं। एज्यूम द कॉस्ट ऑफ फंड टू बी 8% पर एनम। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फॉर फंड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अब जो भी चीजें मान लो, ये आपका डिस्काउंटिंग रेट है, याद रखिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर दिया गया है, ठीक है, डिस्काउंटिंग रेट दिया गया है या इंटरेस्ट रेट दिया गया है, वो किसी भी तरह से दिया जा सकता है। ठीक है, तो वो आपका डिस्काउंटिंग रेट है, जिस जिस रेट से आपको डिस्काउंट करना है। ठीक है, एंड देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू, आपका स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें अभी हमको क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। जो आपका कैश इनफ्लो है 6,000 रुपीज फॉर 6 years, उसका आपको जो पैसे आपको 6 years तक आने हैं, यानी 6,000 इंटू 6 यानी 36,000, 36,000 रुपए आपको टोटल आपके पास आने हैं। तो वो तो आपको दिख रहा है कि भाई 20,000 से ज्यादा है, तो क्या एक्सेप्ट करना है? चलिए नहीं, अभी आपको क्या करना है, 36,000 जो आपको मिलने वाले हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो आपको पता करना है। ठीक है, तो एन्युटी है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, या तो आप जो है पूरा कैलकुलेशन करिए कि प्रेजेंट वैल्यू एक साल के बाद 6,000 मिल रहे हैं तो उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, 2 साल के बाद 6,000 मिल रहे हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। इस तरह से आप 6 सालों तक आप निकालिए, सब ऐड करिए, या फिर आपको क्या करना है, आपको टेबल वैल्यू देखनी है। जो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी टेबल है वहां से वैल्यू देखनी है, 8% डिस्काउंट रेट एंड 6 years। ठीक है, वो आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि भाई कैसे देखा जाता है टेबल। तो आपको देखना है फॉर 6 year 8% आपका डिस्काउंट रेट है, एन्युटी टेबल देखना है। ठीक है, एन्युटी टेबल में आपको वैल्यू दिखाई पड़ेगी 4.623। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू का क्या मतलब है, अगर आप 1 रुपए जो है आपको मिल रहे हैं 6 साल तक लगातार, ठीक है, 6 year तक लगातार आपको 1 रुपए अगर मिल रहे हैं, तो वो टोटल कितने होगा, 6 रुपए, मगर उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 4.623। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये डिनोट कर रही है कि भाई 1 रुपए अगर आपको पेरियोडिकली एन्युटी आपको 6 साल तक मिल रहा है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू है 4.623। तो इसी तरह अगर 6,000 रुपए मिल रहे हैं तो 6,000 इंटू 4.623, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू आपका आ जाएगा, कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू 27,738 रुपीज। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू है, कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू है। अभी क्या करना है, इसमें से आपको, जैसे मैंने फॉर्मूला अभी बताया था, अभी यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है उसमें से आपको माइनस करना है जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, यानी कि 20,000 रुपीज। 20,000 रुपये माइनस कर दिया, आपका एनपीवी यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है 7,738 रुपीज। तो अभी यहाँ पर क्या करना है, प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है? एक्सेप्ट करेंगे। करेक्ट, एक्सेप्ट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो एनपीवी है, एनपीवी इज मोर देन जीरो। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे ये प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना है।
ठीक है। अभी इस तरह के क्वेश्चंस वैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपको दिख रहा होगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अ, ऐसे आपको दो प्रोजेक्ट दे दिए जाएंगे। इसमें से आपको डिसीजन लेना है कि भाई आपको कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, मशीन ए मशीन बी। दो प्रोजेक्ट हैं, दो मशीन है, ठीक है। इनका इनका जो भी कॉस्ट है, अच्छा अलग अलग है, ओके। कॉस्ट अलग अलग है, जो इनका कैश इनफ्लो है वो भी अलग अलग है, आउटफ्लो भी अलग अलग है। अभी आपको बताना है कि कौन सा बेटर है, मशीन ए बेटर है या मशीन बी बेटर है, ठीक है। मशीन ए कॉस्ट 1 लाख रुपीज पेबल इमीडिएटली, मशीन बी कॉस्ट 1,20,000 रुपीज पे, हाफ पेबल इमीडिएटली एंड हाफ पेबल एट 1 ईयर्स टाइम, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पैसे हैं वो जो है, एक सेकेंड, दो बार में जो है लिए जाएंगे। जो आपका आउटफ्लो होगा वो किस तरह से होगा, 60,000 रुपए तो आपको अभी देने हैं, 60,000 रुपीज, और 60,000 रुपीज आपको आफ्टर 1 ईयर देने हैं, ठीक है। इस तरह से पेमेंट करना है, आउटफ्लो जो आपका इस तरह से होगा, ठीक है, मशीन बी के लिए। कौन है ये, यहाँ पे दो तीन लोग मुझे वेटिंग रूम में दिख रहे हैं, रोज सिंह, रवि प्रकाश, अस्मिता। ये ठीक है, मतलब इनको एक्सेप्ट करने लायक है। Yes, sir. चलिए, मगर ये, लेकिन ये चीज ना करो आप लोग तो बेटर होगा। अभी और कोई फिर है, कल्पना तिवारी, अच्छा इसी नाम से तो मैसेज आया था उस दिन, रहने दो, छोड़ो। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या करना है, आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। पहले मशीन ए को देखते हैं। मशीन ए में देखिए 1 लाख रुपए आपका कैश फ्लो है, ठीक है, आउटफ्लो है, ठीक है। 1 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर देखिए ईयर क्या है, जीरो, मतलब क्यों, क्योंकि आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ईयर जीरो, कैश फ्लो 1 लाख रुपीज माइनस, क्यों, आउटफ्लो है ये आपका, ठीक है। आउटफ्लो है क्योंकि पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसे दे रहे हो। आज वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपए ही होगी। अगर आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस पैसे की आज वैल्यू 1 लाख रुपए ही होगी, इंटू 1, और ये आपका 1 लाख रुपए हो गया, ठीक है। अभी अभी जो आपके कैश इनफ्लोस है, मतलब जो पैसे मिल रहे हैं वो इस तरह से हैं। फर्स्ट ईयर 20,000, सेकेंड ईयर 60,000, थर्ड ईयर 40,000, फोर्थ ईयर 30,000 एंड फिफ्थ ईयर 20,000। ये आपको पैसे मिल रहे हैं इस प्रोजेक्ट से, इस मशीन से, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, डिस्काउंट करना है, क्योंकि 20,000 रुपए जो मुझे 1 साल के बाद मिल रहे हैं उसकी आज क्या वैल्यू है, 60,000 रुपए मुझे दो साल के बाद मिल रहे हैं उसकी आज क्या वैल्यू है। तो वही चीजें यहाँ पे की है। यहाँ पर देखिए जैसे दिया गया है 7% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो कहीं कहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे दिया जाएगा, कहीं कहीं दिया जाएगा आपको कॉस्ट ऑफ फंड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो सारा कुछ डिस्काउंट रेट ही होता है, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे जो 7% दिया गया है, इसको आपको 7% से डिस्काउंट करना है। तो 7% से डिस्काउंट कर दिया। ये वैल्यूज टेबल से कैसे ली जाती है आपको पता ही है, 7% फॉर 1 ईयर, 7% फॉर 2 ईयर, फॉर 3 ईयर, फॉर 4 ईयर एंड फॉर 5 ईयर। ये वैल्यूज उधर से टेबल से आ जाएंगी। तो 20,000 इंटू जो आपकी टेबल वैल्यू है, इसी तरह 60,000 इंटू टेबल वैल्यू, इस तरह से आपका ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। तो जो भी आपका प्रेजेंट वैल्यू आएगा इसको आपको ऐड करना है और माइनस इसमें से करना है जो आपका कैश आउटफ्लो है, यानी 1 लाख, 1 लाख रुपए आपका जो भी आउटफ्लो है उससे माइनस कर देना है, और आपका एनपीवी आ जाएगा 40,870 रुपीज, ठीक है। इसी तरह अगर मशीन बी की बात करें तो यहाँ पर जो मेरा आउटफ्लो है वो मैं 2 बार में पे कर रहा हूँ, ठीक है। यानी 60,000 रुपए मैं आज तुरंत पे कर रहा हूँ और 60,000 रुपीज आफ्टर 1 ईयर में पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो 60,000 आज कर रहा हूँ वो उसकी तो वैल्यू 60,000 रुपए ही है, मगर जो 60,000 आफ्टर 1 ईयर कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि मैं वो 1 साल के बाद पेमेंट कर रहा हूँ।
तो उसके लिए क्या करना है, वही 7% फॉर 1 ईयर आपने टेबल वैल्यू से जो है मल्टीप्लाई किया और 56,100। लेकिन ये दोनों अमाउंट कैसे रहेंगे, माइनस में रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, आप इतना पैसे लगा रहे हैं प्रोजेक्ट में। अभी मिल कितने रहे हैं, मिल रहे हैं 60,000 रुपए, 60,000 आफ्टर 2 ईयर, 60,000 आफ्टर 3 ईयर एंड 4,000 आफ्टर 4 ईयर। ठीक है, तो उसका भी मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया। जो भी अमाउंट मुझे आफ्टर 2 सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर मिल रहे हैं, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया और उसको माइनस कर दिया जो भी मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट है उससे अमाउंट है उससे माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद जो एनपीवी यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 46,280 रुपीज। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है मशीन ए और मशीन बी में। तो जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है मशीन बी में जो एनपीवी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है, वो है 46,280 और मशीन ए में जो प्रेजेंट वैल्यू है नेट एनपीवी है वो है 40,870, यानी कि मशीन बी इज हैविंग हायर एनपीवी एंड मे बी सेलेक्टेड। ओके, किसी को कुछ प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? वैसे ऐसे क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे। सर एक चीज बता दीजिए। हाँ बताओ। सर इसमें हम लोगों ने जो प्रेजेंट वैल्यू का जो रेट है सर, ये अलग अलग निकाला है इसलिए क्योंकि हमारे इसमें कैश फ्लो डिफरेंट है इसलिए। हाँ बिल्कुल, अगर एन्युटी होता तब तो मैं एन्युटी टेबल से डायरेक्ट कर लेता ना। ये चीज मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जो चैप्टर हम लोग कर रहे थे उसमें बताया था। मतलब अगर आपका जो भी कैश इनफ्लो है वो एक ही अमाउंट है, हर साल आपको एक ही अमाउंट मिल रहा है, तो एन्युटी टेबल से डायरेक्ट आप कर लेंगे जैसा पिछला क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ पर कैश फ्लो अलग अलग है तो आपको इंडिविजुअली करना ही पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, सर पीवीएफ का फुल फॉर्म बता दीजिए। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल होते हैं ना, पीवीएफ प्रेजेंट वैल्यू। यस सर। शायद आप लोग ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी जब चैप्टर में पढ़ा रहे थे उस समय शायद आप लोग एब्सेंट थे, इस वजह से आप लोग को ये प्रॉब्लम हो रही है। मैंने उस समय बताया था पीवीएफ प्रेजेंट वैल्यू जो आपके टेबल होते हैं, या फिर पीवी जो आपके एन्युटी टेबल होते हैं, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर पीवीएएफ। ठीक है, जो हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में वैल्यू ली थी वो पीवीएएफ यानी प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से लिया था, और यहाँ पर हम लोग ने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से लिया हुआ। एन्युटी का मतलब क्या है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होना। जब एन्युटी टेबल का मतलब है जब एक ही अमाउंट मुझे कई पेरियोडिकली एक फिक्स टाइम के ड्यूरेशन पे मुझे वो अमाउंट मिल रहा है, सपोज मंथली मिल रहा है या ईयरली मिल रहा है। सपोज 10,000 रुपये मुझे ईयरली 5 साल तक मिले तो उसको बोलते हैं एन्युटी। जैसे पेंशन की बात करते हैं, सैलरी की बात करते हैं, ये जो मिल रहा है ये कैसे होते हैं, एन्युटी होते हैं। ठीक है, जो आपको एक ही अमाउंट हर एक फिक्स्ड टाइम पीरियड पे आपको वो मिल रहे होते हैं पैसे। ठीक है। सर तो जो इन लोग की टेबल से जो हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं सर, एन्युटी की अलग होगी और पीवीएफ की अलग हाँ होगी। बिल्कुल बिल्कुल, अरे बिल्कुल, ओके। आप दोनों टेबल बिल्कुल अलग है। देखो मतलब समझो ना, देखो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मतलब है 1 रुपए जो 1 साल के बाद मिल रहे हैं उसकी आज क्या वैल्यू है। और पीवीएफ एन्युटी फैक्टर से मतलब क्या है, 1 रुपए जो आपको 10 साल तक लगातार मिल रहे हैं, 10 साल तक, उसकी आज वो 10 रुपए की वैल्यू आज क्या है। ये है डिफरेंस दोनों दोनों टेबल का। तो मतलब अगर आपने गलत टेबल देख लिया तो मतलब गलत ही होना है वो, फिर वो उसमें कुछ बचा नहीं फिर उसमें। ठीक है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब एन्युटी मतलब एक पैसे एक ही अमाउंट जो आपको कई सालों तक मिला है उसके लिए आपको एन्युटी टेबल देखना है। अगर सपोज मैंने बोला कि नहीं मुझे 10 साल तक नहीं, लेकिन हाँ 10th ईयर में 10वें साल पे मुझे 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, आज से 10 साल के बाद मुझे 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। मतलब 9 साल तक मुझे कुछ भी अमाउंट नहीं मिला, आफ्टर 10 ईयर्स मुझे 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, उसकी आज क्या वैल्यू है। तो मुझे क्या करना होगा, पीवीएफ यानी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से में मुझे देखना पड़ेगा कि भाई 10 ईयर्स और जो भी डिस्काउंट रेट होगा 10%,
15% जो भी डिस्काउंट रेट होगा उससे मुझे देखना होगा वैल्यूज को, ठीक है। अगर यही चीज मैं कहता हूँ नहीं 10 लाख रुपए नहीं 1 लाख रुपए आपको हर साल मिलने हैं 10 साल तक, तब आपको एन्युटी टेबल देखना पड़ेगा और दोनों में वैल्यूज अलग होंगी। अमाउंट अगर ईयरली चेंज होते जाएंगे तब हम लोग पीवीएफ देखेंगे। हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। अगर अमाउंट चेंज होता रहेगा तो हमको हर एक अमाउंट का अलग से मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो वो फिर ऐसा नहीं, आपको एन्युटी टेबल तो बिल्कुल नहीं देखना है, फिर आपको हर एक अमाउंट जो भी अमाउंट है उसका अलग अलग से आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, जैसे इस क्वेश्चन में किया गया है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर दो प्रोजेक्ट दिए गए हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टू प्रोजेक्ट एंड सजेस्ट which of the two projects should be accepted assuming a discount rate of 10%, ठीक है। यहाँ पर एक सेकेंड, क्या प्रॉब्लम हो रही है? सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो गया। चलिए ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया दो प्रोजेक्ट आपको दिए गए हैं, प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इनका 20,000 रुपये 20,000 प्रोजेक्ट एक्स में है, 30,000 प्रोजेक्ट वाई में। एस्टिमेटेड जो लाइफ है, ठीक है, प्रोजेक्ट की वो है 5 इयर्स दोनों के लिए। स्क्रैप वैल्यू, यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू भी दे दिया गया है, मतलब कि सपोज जो प्रोजेक्ट एक्स या वाई है वो सपोज कोई मशीनरी है, कोई असेट है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आफ्टर लाइफ मतलब जो 5 साल बीतने के बाद जो मशीनरी है उसकी वैल्यू है 1,000 रुपये स्क्रैप वैल्यू प्रोजेक्ट एक्स में, और वाई में 2,000 रुपये है, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू। उसके बाद द प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स आर एज फॉलोज। तो बिफोर डेप्रिसिएशन है तो यानी आपको डेप्रिसिएशन यहाँ पे निकालना पड़ेगा, एंड ये आपके प्रॉफिट दिया गया, आफ्टर टैक्स लेकिन दिया गया, ठीक है। तो प्रॉफिट यहाँ पर हमको जो कंसीडर करना है वो आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पर देखिए दो प्रोजेक्ट दिए गए एक्स वाई, जिसमें ईयर फर्स्ट में जो इनका प्रॉफिट है वो 5,000 20,000, 2 में 10,000 10,000, 3 में 10,000 5,000, एंड 4 में 3 एंड 5 में 2, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन। देखते हैं फिर आगे क्या है, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट एक्स को देखना है, ठीक है। प्रोजेक्ट एक्स के लिए क्या है आपका प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका क्या है, पहले वो आपको निकालना है। तो वही तरीका यहाँ पर देखिए, वही चीजें की गई है। यहाँ पे जो आपके कैश इनफ्लो हैं, पहले इन्होंने क्या किया, देखिए तरीका चाहे जो पिछला जो था वो भी सही था, ये भी सही है। इन्होंने यहाँ पर क्या किया, जो भी कैश इनफ्लोज हैं पहले इनको सबका इन्होंने प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया है, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उससे माइनस कर दिया। काम वही होना है जो मैंने बताया था पहले, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो 5,000 रुपए जो मिल रहे हैं, अगर प्रोजेक्ट एक्स की बात करें तो वहां पे 5,000 आफ्टर 1 ईयर उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया, डिस्काउंट फैक्टर है 10%, ठीक है। इसी तरह सारे फिर 5 साल तक जो पैसे मिल रहे हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया। उसके बाद क्या किया, 5th ईयर में स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू मतलब जो स्क्रैप वैल्यू है, मतलब जो स्क्रैप वैल्यू है, जो मतलब अभी मैंने बताया था, तो वो पैसे भी तो मुझको मिल रहे हैं आफ्टर 5 ईयर, जब लाइफ खत्म हो जाएगी उस असेट की, तो मैं उसको बेच दूंगा तो मुझे पास वो पैसे भी तो आने हैं आफ्टर 5 ईयर्स। तो उसकी भी मैंने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू निकाली, क्योंकि वो पैसे मिलने का भाई आफ्टर 5 ईयर्स ही तो मिलने हैं, तो उसका सर भी। पर अगर स्क्रैप वैल्यू की वैल्यू दे रखी है तो वो तो 5 साल बाद की दे रखी होगी ना। हाँ, तो 5 साल बाद ही के, तो 5 साल के लिए तो वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब 1,000 रुपए जो स्क्रैप मिल रहा है आपको,
जो पैसे मिल वो रहे हैं तो वो सब आफ्टर 5 इयर्स ही तो मिल रहा है। तो यहाँ पर इसको डिस्काउंट कर लिया है ना, 10% ये तो डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट हो रखा होगा ना पहले से ही कि सर, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू तो एकदम लास्ट में मिलेगी ना। हाँ मिलेगी, लेकिन वो पैसे कब मिलेंगे? 5 साल के बाद मिलेंगे ना। 5 साल के यस, बाद 1,000 रुपए मिल रहे हैं, मुझे तो आज पता करना है ना उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक जो ठीक है। पैसे मुझे 5 साल के बाद मिल रहे हैं उसकी वैल्यू सेम, तो मुझे देखो, मुझे डिसीजन आज लेना है, ठीक है। मुझे 5 साल के बाद वो नहीं डिसीजन लेना है। तो पैसे तो मुझे 5 साल के बाद मिल रहे हैं ना, तो 5 साल बाद जो 1,000 रुपए मिल रहा है उसकी आज क्या वैल्यू होगी, प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, वो मुझे निकालना है, ठीक है। ठीक है। हमेशा याद रखना, जब भी कोई भी पैसे जो मिल रहे हैं फ्यूचर में, आपको अगर आज डिसीजन लेना है तो पहले आपको प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू उसकी निकालनी ही पड़ेगी, तभी आप कोई डिसीजन सही ले पाओगे। अभी मैं सोचूं 1,000 रुपए मुझे 5 साल बाद मिल रहे हैं तो मैं जोड़ने लगूं, हाँ इस 1,000 रुपए मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं 1,000 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई आज तो उसकी वैल्यू कम है ना। आप अगर आज 10,000 रुपए लगा रहे हो तो उसमें से 1,000 रुपए माइनस नहीं करोगे, आप जो आज की वैल्यू है वो माइनस करोगे। यस सर। हम्म। तो वही चीज यहाँ पर किया गया है, जो भी पैसे मुझे फ्यूचर में मिलने वाले हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया गया है। ये आपका प्रेजेंट वैल्यू आ गया, और टोटल 24,227 रुपीज है ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। इसमें से माइनस कर दिया इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 20,000 रुपए, वो माइनस कर दिया। और इनका जो एनपीवी यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है, वो आ रहा है 4,227, पॉजिटिव है, यानी मोर देन जीरो है, ठीक है। मगर यहाँ पर हमको मोर देन जीरो से मतलब नहीं, हमें ये देखना है प्रोजेक्ट वाई कैसा है, और दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। एक्सेप्ट रिजेक्ट का यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भाई आपका कौन सा बेटर है, जो बेटर होगा उसके लिए आप जाओगे, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ भी देखिए किया गया है वही चीज। कैश इनफ्लोज यहाँ पे दिए गए हैं, स्क्रैप वैल्यू दिया गया है, सबका मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया है। और जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है वो है 34,728 रुपीज। लेस क्या किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट से लेस कर दिया, और 4,728 रुपीज ये आपका एनपीवी आया। तो इधर 4,728, इधर 4,227, तो आपका बेटर कौन सा है? वाई प्रोजेक्ट। नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वाई इज हायर देन नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट एक्स, एंड हेंस इट इज सजेस्टेड दैट प्रोजेक्ट वाई शुड बी सिलेक्टेड। इस तरह से आपको आंसर करना है, ठीक है। दोनों का एनपीवी निकालने के बाद जो बेटर होगा आप उस प्रोजेक्ट के लिए जाओ। अच्छा, तो एनपीवी के मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस हो गए। एनपीवी कोई ऐसा वैसा मतलब, अगर आप लोग ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अभी जो अगला मेथड है, खैर ये हो तो नहीं पाएगा, फिर भी स्टार्ट तो कर ही देते हैं। ये मतलब सबसे जो डिफिकल्ट मेथड है वो यही है, आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन है, और बहुत लेंदी क्वेश्चंस इसमें होते हैं, क्योंकि इसमें हमको कई बार प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ता है एक ही प्रोजेक्ट का, तब हम लोग एग्जैक्ट जो आईआरआर यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है तब हमें पता चल पाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा है, अगर ध्यान से देखेंगे, खैर मैं अभी आज तो इसको स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मुझे बहुत टाइम चाहिए होगा। मतलब ये एक क्वेश्चन करने में पूरा पूरा मुझे एक लेक्चर चाहिए होगा एक क्वेश्चन करने में। तो ये खैर जो है, फिर भी थ्योरी वाला पार्ट हम लोग देख लेते हैं। The second discounted cash flow DCF or time adjusted method of appraising the capital investment decision is internal rate of return IRR method. This is technique is also known as yield of investment, marginal efficiency. अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस जैसे ये आप लोग को जो दिख रहे हैं DCF IRR, अगर सपोज आप लोग के जो भी एग्जाम्स हैं उधर अगर एमसीक्यू पैटर्न पे हुए, ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ये मतलब क्वेश्चंस इधर ही से बनेंगे कि वो पूछ लेगा कि भाई आईआरआर
इसका फुल फॉर्म बताइए, DCF बताइए, या फिर जो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है इसको जो है यील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, टाइम एडजस्ट रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस इधर से बन सकते हैं, ठीक है, and so on. Like the present value method, the IRR method also consider the time value of money. ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग क्योंकि डिस्काउंटिंग मेथड है तो यहाँ पर हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं बाय डिस्काउंटिंग द कैश स्ट्रीम्स. The basis of the discount factor, however, is different in both cases. कैसे? In the case of net present value method, the discount rate is the required rate of return, and being predetermined rate, usually the cost of capital and its determinants are external to the proposal under consideration. तो वहां पर हम लोग क्या करते थे, प्री डिटरमाइंड जो भी मतलब कि पहले से जो कैलकुलेट किए गए कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेट या फिर इंटरेस्ट रेट से हम लोग डिस्काउंट कर लेते थे। पहले से हमें पता होता था कि भैया इस रेट से हमको डिस्काउंट करना है और वैल्यू आ जाती थी, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है, आपको डिस्काउंट रेट यहाँ पे बताते नहीं है, आपको वो होता नहीं हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब कि ट्रायल एंड हिट मेथड, मतलब कि आपको ट्रायल कई बार करना पड़ता है, ठीक है, आपने 10% निकाला, 11% निकाला, 12% से निकाला, 13% से निकाला, तब आपको पता चलता है हाँ एग्जैक्ट ये 10 और 11 के बीच में है, चलो अभी 10 के बीच में देख लेते हैं। इस तरह से ये जो है मेथड को अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ मतलब एज्यूम करना पड़ेगा कि हाँ इस बीच होगा, उसके आसपास के जितने भी रेट होंगे उससे आपको डिस्काउंट करना पड़ता है, और फिर आप जो एग्जैक्ट IRR यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है फिर आपको पता चलता है, ठीक है। The IRR, on the other hand, is based on the fact which are internal to the proposal. In the other words, while arriving at the required rate of return for finding the out present values, uh, the cash flows, inflows, as well as outflows are not considered. But the IRR depend entirely on the initial outlay and the cash proceed of the project which is being evaluated for acceptance or rejection. It is therefore appropriately referred to as the internal rate of return. ठीक है, जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब हमें समझ में आएगा। यहाँ पर जो कंपैरिजन होता है, जो डिसाइड करते हैं वो इस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं व्हेन IRR इज यूज्ड टू मेक एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन, द डिसीजन क्राइटेरिया आर एज फॉलोज। IRR यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज मोर देन K यानी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, एक्सेप्ट द प्रपोजल। इफ IRR इज लेस देन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिजेक्ट द प्रपोजल। इफ